हेलो स्टूडेंट, कल हमने किया था 10th क्लास का लेसन फर्स्ट का एक ही पार्ट किया था। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज उसी फर्स्ट लेसन में आगे टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइप इसके अंदर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? अब इनमें नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। तो देखिए, दोज रिएक्शंस in which two or more than two reactant formed a single product is called combination reaction। वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल देखिए आप, C+O2 CO2। अब रिएक्टेंट कितने हैं? एक और दो। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी हो रही है? सिर्फ एक। कंबाइन हो रहे हैं दोनों। किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन का। H2+O2 और एग्जाम्पल देखिए H2O। और एग्जाम्पल देखिए इसके Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइन हो रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए इसके CaO+H2O CaOH का ट्वाइस। ये इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने लास्ट लिखा है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। इन सभी में दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक इसके एग्जांपल हुए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब इसके अंदर ये जो CaO है ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जर्नल नेम क्या है? क्विकलाइम। क्या है? क्विकलाइम। इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? वॉल पेंटिंग में। वॉल पेंटिंग में दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। क्विकलाइम बिना बुझा हुआ चूना हम शॉप से लेके आते हैं। शॉप से जो कैल्शियम का वाइट पाउडर आता है वॉल पेंटिंग के लिए लेके आते हैं हम, वो हम वाटर के अंदर डालते हैं। वाटर के अंदर डालते ही वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है? जनरल नेम है इसका सेलेक्ट लाइम। क्या है? सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। सेलेक्ट लाइम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। इसको हम दीवारों पर इसका हम लेप करते हैं या फिर दीवारों के ऊपर हम इसको पेंट कर देंगे सेलेक्ट लाइम का। अब ये सेलेक्ट लाइम जो है दीवारों पर लगाने के बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की। और वाटर जो है वो दीवारों से इवेपोरेट हो जाएगा। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं? मार्बल। तो दीवारों के ऊपर जो हार्ड कवरिंग आती है, कठोर परत बन जाती है, वो किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये आपको याद रखना है पूरे का पूरा कि वाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर में डालते हैं, सेलेक्ट लाइम बन जाएगा। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर वाश करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करिए, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग बना लेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये भी रिएक्शन कौन सी है? इनमें सभी में दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं
तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कम्बिनेशन के। अब इनके अंदर सभी के अंदर ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो किस भी रूप में हो। जैसे अब CO2 है, सी क्या है? कार्बन। जनरली जो कोयला होता है ना, कोल, उसको भी सी से लिखते हैं। उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जलाएंगे तो CO2 बनेगा और एनर्जी बाहर निकलेगी। और इस एनर्जी जो बाहर गई इसका हम यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर भी एनर्जी बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, H2O बनेगा और प्लस में एनर्जी बाहर निकलेगी। मैग्नीशियम को जलाएंगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में, इसमें भी क्या निकलेगी? एनर्जी बाहर निकलेगी। और इसमें भी क्या निकलेगी? एनर्जी। सभी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल आप इस बोर्ड पर से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी एग्जाम्पल, यानी कि कम्बिनेशन जो रिएक्शन होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी। उसके बाद सेकंड रिएक्शन हम करते हैं कम्बिनेशन के बाद। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक कम्बिनेशन से उल्टी रिएक्शन है। कम्बिनेशन में दो मिलके एक बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा मिलके एक बना रहे हैं। और डीकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, डीकम्पोजिशन का मतलब डीकम्पोज होना, टूट जाना, ठीक है ना। दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट decompose into two or more than two products is called decomposition reactions। इसके एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले हम इसके टाइप देखते हैं। टाइप के साथ साथ इसके एग्जाम्पल हम करेंगे। इस रिएक्शन के जनरली 3 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जिनके अंदर डीकम्पोज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। जिन रिएक्शन में डीकम्पोज करने के लिए हीट का यूज़ करते हैं उन्हें थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिखोगे आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट करोगे। हमने इसको क्या किया? हीट किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये डिकम्पोज हो गई। किसके द्वारा डिकम्पोज हुई है? हीट के द्वारा डिकम्पोज की गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड टाइप कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन जिनमें डीकम्पोज करने के लिए किसका यूज़ करें? थर्मल डीकम्पोजिशन में किसका यूज़ कर रहे थे? हीट का यूज़ कर रहे थे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे आप H2O। अब आपको बोल दिया जाए कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करो, तो हम क्या पास करेंगे उसके अंदर से? इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर के अंदर से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग डीकम्पोज हो जाएंगे, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस जिसमें
प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फोटोलाइटिक सनलाइट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल आप देखोगे AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ 2AgCl। अब हमने किसका यूज़ किया? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का यूज़ किया। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया तो क्या बन जाएगा? सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है इसमें डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इनकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन और डिकम्पोज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट का प्रयोग करते हैं, ब्रेक डाउन करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए। उन रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल आप बता देंगे। दोज रिएक्शन इन विच सनलाइट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप बता देंगे। अब इन तीनों के अंदर ही किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? हीट का, इलेक्ट्रिक करंट का और सनलाइट का, यानी कि तीनों में एनर्जी यूज हो रही है, चाहे वो किस भी फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में। तो ये वो रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी का यूज किया जाता है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, सनलाइट की फॉर्म में हो, एनर्जी का यूज किया जाता है, उन रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ये याद रखना आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं आप। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज यूज्ड फॉर कंप्लीशन द रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी का यूज़ किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं, उनमें हीट बाहर निकलती है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट ली जाती है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, इसलिए क्या होती है? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के तीनों टाइप हम कर चुके हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं बिल्कुल इजी ये एग्जाम्पल आपको करवाए गए हैं, ये लर्न कर लेने हैं आपको एग्जाम्पल। उसके बाद रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? देखो, दोज रिएक्शंस इन विच more reactive substance displace the less reactive substance from its solution और कंपाउंड। वे विक्रियाएं जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड या उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, बाहर निकाल दे, उस प्रकार की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या करोगे आप? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये आयरन था, ये कॉपर सल्फेट, आयरन को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, अब इसमें जनरली एक क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है यहाँ से कि जब आयरन नेल, लोहे की कील को वी डिप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो फेडअप हो जाता है या कलर डिसअपियर हो जाता है, उसका क्या कारण है? एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनरली जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ना ब्लू होता है लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डिप करी, लोहे की कील हमने डुबोई, तो
तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। और इस सॉल्यूशन का कलर होता है लाइट ग्रीन। कैसा होता है, लाइट ग्रीन। तो इसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए रिएक्शन कौन सी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये आपको कर लेनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से दूर भगा दे, डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, एक बात इसमें कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है ये कैसे पता लगेगा, वो थर्ड लेसन के अंदर जो 10th क्लास का थर्ड और फोर्थ लेसन है वो मेटल, नॉन मेटल और कार्बन से रिलेटेड है। तो उनके अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। वो रिएक्टिविटी सीरीज आएगी ना, उसके बिहाफ पर आप पता लगा पाएंगे, वो आपको बता दी जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पर हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप रिएक्शन का कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ऊपर हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों ही तरफ रिएक्टेंट की दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, दोज रिएक्शंस इन विच exchange of ions take place between the रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों का एक्सचेंज होता है, उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, याद रखना है आपको, क्या है ये, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड किसकी फॉर्मेशन होती है इसमें। अब जो ये जो आयन है ना SO4 वाले, ये तो इसके साथ आ जाएंगे Ba के साथ, और ये जो क्लोरीन है ना ये किसके साथ आ जाएगी, Na के साथ। यानी कि दोनों तरफ ही आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आयनों का एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, NaCl, बैलेंस करके लिख देता हूँ मैं, 2NaCl प्लस BaSO4, ठीक है, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और याद रखनी है, ये जो है सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक जिसको हम बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट। ये बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट। अब एक कौन सी बात याद रखनी है, अब जो ये जो है ना, ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होता है। जो सब्सटेंस, एक छोटी ही बात मैं आपको अलग से बता देता हूँ, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, उसको एस से लिखते हैं। लिक्विड होता है, रिएक्शन के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उससे एल से डिनोट करेंगे। और जो गैसियस सब्सटेंस होता है, जैसे C+O2, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है ना, उड़ जाती है, तो गैसियस ऑक्सीजन के आगे क्या लिख देंगे हम, स्मॉल g लिख देंगे इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन, जो जल के अंदर घुला हुआ है, उसको किसके द्वारा लिखेंगे, AQ के द्वारा। तो ये सारे के सारे जल के अंदर घुले हुए हैं, एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए इनको आगे क्या लिख दिया हमने, AQ। इसके आगे क्या लिख दिया हमने, AQ। इसके आगे भी हमने क्या लिख दिया, AQ। लेकिन ये जो बनता है ना, ये बनता है सॉलिड। ये क्या बनता है, सॉलिड, और ये नीचे जम जाता है, इसलिए एरो का निशान डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये नीचे जम जाता है। इसलिए समझ आएगी नहीं आई बात। अब इस रिएक्शन का एक रिएक्शन और, इसी एग्जाम्पल से एक रिएक्शन और भी याद कर सकते हैं हम।
अब जिस रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बनता है, सॉलिड तो इसके अंदर घुलेगा नहीं, सॉलिड नीचे जमा हो जाएगा, ये तो इनसोल्यूबल हुआ, ठीक है ना, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे। दोज रिएक्शंस in which a insoluble substance or precipitate is formed वे अभिक्रिया जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है या फिर प्रेसिपिटेट बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट जनरली इनसोल्यूबल सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। हिंदी में इसको अवसेप बोलते हैं, अवसेप जो नीचे जमने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को हिंदी के अंदर अवसेपन अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से दो रिएक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर है, आपको समझ में आ रहा होगा, सीरीज के अंदर चल रहा है चैप्टर बिल्कुल। तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने एक एक एग्जाम्पल से दो रिएक्शन आपके कवर करवा दी हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन पढ़िए, लॉजिकल बात है उसको समझिए आप, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? वो रिएक्शन जिनके अंदर क्या हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है। अगली रिडक्शन, इसका एग्जांपल मैं कंबाइन करवा दूंगा। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कौन सी होती हैं? एडिशन, इसमें तो ऊपर वाले में तो ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद जिसमें दोनों होते हों उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होते हैं? दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच both oxidation and reduction take place साइमल्टेनियसली, एक साथ। आगे लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, या फिर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। जिनमें दोनों बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। आर ई का मतलब रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और आर ई डी का मतलब रिडक्शन, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल से तीनों रिएक्शन ये कवर हो जाएंगे। देखिए, वैसे तो ऊपर वाले का एग्जांपल आप ऑक्सीडेशन का क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, C+O2 क्या हो रहा है? CO2 एक्सीनोड हो रही ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। H2+O2 ऑक्सीनेट हो रही है, H2O ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई बात? अब जैसे H2O है, H2O इसको उल्टा करके लिख दो, H2+O2। अब इससे ऑक्सीजन हट रही है ना, इससे ऑक्सीजन हट रही है यहाँ पर, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? रिडक्शन का एग्जांपल हुआ। लेकिन ये एग्जांपल भी आप याद कर सकते हैं, साथ में इसका एक एग्जांपल क्या है? ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो किसकी फॉर्मेशन हुई? Zn प्लस में CO। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जैसे जिंक ऑक्साइड
इसके हाथ ऑक्सीजन है। अब इसके साथ ऑक्सीजन है या नहीं है? नहीं है। ऑक्सीजन इससे रिमूव हो चुकी है, तो ये क्या हो रहा है, इसका जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड क्या हो रही है यहाँ पर, रिड्यूस हो रही है टू जिंक। जिंक ऑक्साइड जिंक में रिड्यूस हो रही है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। कार्बन, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। यानी कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऊपर वाली ऑक्सीडेशन में आप ये दिखा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके अंदर। रिडक्शन के अंदर ये भी दिखा सकते हैं रिडक्शन। तो इस एग्जाम्पल से तीनों रिएक्शन भी कवर कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाली दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन है इस लेसन की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कम्बिनेशन रिएक्शंस जिसमें टू रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप पढ़े, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसके साथ साथ हमने 2 रिएक्शन और करी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब साथ में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन को क्या बोलते हैं, संसारण। संसारण यानी कि किसी भी धातु का या किसी भी पदार्थ का धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाना, वो क्या कहलाता है, कोरोजन। अब जैसे बड़े बड़े लोहे के पुल हैं, वो काफ़ी सालों के बाद उनको जंग लगने से वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगे। धातुओं से बने हुए काफ़ी सारी चादरें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जंग लगने से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, weakening of metals due to environmental effect, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण मेटल का वीक हो जाना इज कॉल्ड कोरोजन। क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। समझ आएगी नहीं आई बात। रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फैट एंड ऑयल containing food left open for long time they become rancid. This is called rancidity। हैं जैसे जो भोजन जो वसा या तेल, फैट और ऑयल से बना हुआ है, उसको लंबे समय तक खुले में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दे बिकम रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये भी लिख सकते हैं आप, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसके कारण, ऑक्सीडेशन की वजह से वो रेंसिड हो जाएंगे। रेंसिड का मतलब गंधित हो जाना, ठीक है ना। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। उनमें से स्मेल अलग प्रकार से आने लग जाएगी, टेस्ट उनका खराब हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं रहेंगे अगर उनको खुले में छोड़ देंगे। इस पूरी प्रोसेस में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, इनके बचाव के तरीके, प्रिवेंशन। बचाव कैसे करेंगे, प्रिवेंशन। कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कोरोजन से प्रिवेंशन के मेथड हैं। पहला है पेंट करके, पेंटिंग। लोहे आयरन है या और मेटल के ऑब्जेक्ट है, उनको पेंट कर देंगे ना तो उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो पेंटिंग के द्वारा हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। कोरोजन का एग्जांपल याद रखना आपको। एग्जांपल क्या है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ठीक है।
पेंटिंग करके हम रस्टिंग से बचा सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। दूसरा है ग्रीस, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं, या ऑयल, ग्रीस या ऑयल का लेप कर कर उसको हम कोरोजन से बचा सकते हैं। तीसरा क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की लेयर डिपॉजिट करना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की लेयर डिपॉजिट करना किसी भी मेटल के ऊपर क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देंगे तो जिंक जो है आयरन को एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाता है, जिससे उसका कोरोजन नहीं हो सकता, यानी किसी भी मेटल का कोरोजन नहीं हो सकता है। ठीक है। और भी प्रिकॉशंस हैं इसकी, मतलब प्रिवेंशन के मेथड हैं, जैसे एलॉय की फॉर्मेशन करके हमने क्या बना दी, एलॉय मिश्र धातु में बना दी। मिश्र धातु बना देंगे तो जंग नहीं लगेगा। जैसे घरों में हम जनरली स्टील यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, तो स्टील जो होता है ना वो एलॉय होता है मिश्र धातु होती है वो, तो उसको जंग नहीं लगता है, उसका कोरोजन नहीं होता है। ठीक है। तो ये इसके बचाव के तरीके हमने डेफिनेशन करी है और इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्टिंग आती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लाल लाल बुरी बुरी परत आ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की, वो आयरन ऑक्साइड की होती है। वो परत धीरे धीरे उतरती रहेगी और रस्टिंग होती रहेगी, वो आयरन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा और उसका मतलब क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही, कोरोजन हो रहा है उसका। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम अंगुली में चांदी की अंगूठी पहनते हैं, तो जो सिल्वर है या चांदी है वो एक ही बात है, वो सल्फर जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे रिएक्ट करके ब्लैक रंग का हो जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन भी क्या है, किसका एग्जांपल है, कोरोजन, वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। कॉपर को खुले में छोड़ देंगे, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाएगी, हरे रंग की परत आ जाएगी, वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की, वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। कॉपर को खुले में छोड़ा हमने तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट CuCO3 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस बनाता है। कॉपर के ऊपर हरे रंग की, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आ जाएगी कॉपर के ऊपर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसके अंदर। ठीक है। वैसे तो कॉपर को गर्म करेंगे ना, तो कॉपर को वैसे गर्म करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बिना गर्म किए खुले में छोड़ेंगे ना तो वो हरे रंग का होता है। ये बात याद रखनी है आपको। इस बुक के अंदर क्वेश्चन दिया भी हुआ है कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, उसको हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो कौन सा है, कॉपर है जो ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन खुले में लेफ्ट कर देंगे, ओपनली छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे ग्रीन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाएगी। ठीक है। रेंसिडिटी के अंदर हमने पढ़ा कि इस प्रकार फूड का खराब हो जाना जब हम उसको ओपनली छोड़ देते हैं तब। ठीक है। अब रेंसिडिटी से बचाव के तरीके कौन से हैं इसकी प्रिवेंशन के मेथड कौन से हैं? प्रिवेंशन के मेथड इसके हैं, पहला है एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन ना होने दें, ऑक्सीडेशन से बचा लें, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जनरली जो चिप्स का पैकेट लेके आते हैं दुकान से, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस चिप्स के पैकेट में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, चिप्स के पैकेट का ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है चिप्स का, जिससे वो खराब नहीं हो देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एयर टाइट कंटेनर में रख के, एयर टाइट कंटेनर, वायुरोधी बर्तनों में रखकर। वायुरोधी बर्तन में अगर हम भोजन को रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो सेफ रहेगा भोजन। ठीक है ना। जैसे फौजियों को भोजन भेजा जाता है तो एयर टाइट कंटेनर में रख के उस भोजन को भेजा जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। तीसरा इसका मेथड कौन सा है, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। जैसे हमने भोजन को फ्रीज में रख दिया तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। हमने जैसे दूध को ज़्यादा गर्म कर दिया
तो वो दूध खराब नहीं होता, या दूध को ज़्यादा ठंडा कर दो, फ्रिज में रख दो या ज़्यादा गर्म कर दो, तो वो क्या रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। तो इस प्रकार टेम्परेचर चेंज करने से भी हम इनसे बच सकते हैं, रेंसिडिटी से। तो ये लेसन, फर्स्ट लेसन केमिकल्स, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपका कंप्लीट हुआ। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।